बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़हीम अब्बासी है और मैं डाल्डा स्कॉलरशिप को मैनेज करता हूँ। हमारी लास्ट डेट बिल्कुल तकरीबन आ गई है, तो डेफिनेटली मैंने प्लान किया कि मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं, उनके जवाबात आपको दे दूँ। तो मेरे पास डाल्डा स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तमाम गवर्नमेंट कॉलेजेस, इवन सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के गवर्नमेंट कॉलेजेस में अवेलेबल है। अगर आपकी छुट्टियां हैं तो जब छुट्टियां ख़त्म हो जाएं तो उसके बाद आप कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे सवालात आते हैं, तो मैं शुरू से स्टार्ट करता हूं और उन क्वेश्चंस के जवाब दे देता हूं। ये कैंपेन जो हम रन कर रहे हैं ये 2021-22 कहलाती है और इस कैंपेन की ख़ास बात यह है कि क्योंकि लास्ट ईयर कोविड था, तो हमने जो है वो 2020 के स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिक किया है 2020 में, लेकिन शर्त यह है कि वो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, सेकेंड ईयर में ना हो। अगर वो सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर अभी उन्होंने रिसेंटली दाखिला लिया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट करता है वो ये करता है कि वो ग्रुप टिक नहीं करता। तो आपको ग्रुप टिक करना है। अगर आपने प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग टिक किया है तो आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक में आपकी परसेंटेज 80% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपने कॉमर्स टिक किया है तो आपकी परसेंटेज 75% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने टेक्निकल, ICS या होम इकोनॉमिक्स या आर्ट्स टिक किया है, सिलेक्ट किया है और आप उसमें पढ़ भी रहे होंगे डेफिनेटली, तो फिर आपको जो है आपकी परसेंटेज 70% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा आपको मैट्रिक के टोटल मार्क्स और मैट्रिक में कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको लिखना ज़रूरी है। साथ ही साथ एनुअल या सप्लीमेंट्री, मेजॉरिटी एनुअल की होती है, एनुअल टिक कर देंगे आप। इसके अलावा लोग पूछते हैं सवाल के रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या लिखे हैं, तो हम आपको रजिस्टर कर रहे हैं, आप हमें रजिस्टर नहीं कर रहे। तो रजिस्ट्रेशन नंबर हम देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर में आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, खाली छोड़ देंगे। इसके बाद एक बड़ा अजीब सा फनी क्वेश्चन आता है, वो ये कि बराए दफ्तरी इस्तेमाल वाली जगह पे क्या लिखेंगे। तो उस पर खुद फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, इसका मतलब ये है कि हम ऑफिस रन करते हैं तो डेफिनेटली हम उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखेंगे कि रिजेक्टेड या एक्सेप्टेड या जो कुछ भी हमारे कमेंट्स होंगे वो लिखेंगे। इसके अलावा पिक्चर के हवाले से बता दूं कि पिक्चर जो है वो लगाना लाजमी है। अगर आप पिक्चर नहीं लगाएंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और ना सिर्फ अगर आप पिक्चर नहीं लगाते बल्कि पिक्चर आप लगाते हैं लेकिन ब्लैक एंड वाइट लगा देते हैं तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। और पिक्चर आप लगाते हैं, कलर पिक्चर लगाते हैं, लेकिन वो जो है वो जब आप पैदा हुए थे या आप 4 साल के थे या 6 साल के थे, तो अपनी पुरानी तस्वीर अगर आपने लगाई है तो जाहिर सी बात है वो भी हम जो है वो फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। इसके बाद फॉर्म बड़ा आसान है, सब कुछ है, इसमें सारी डिटेल है। एक जो टेक्निकल क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम। तो कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम नहीं पता होता तो आप सोचें आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर उसमें गुजारने वाले हैं आप, तो कॉलेज प्रिंसिपल का नाम नहीं पता तो आप प्रॉस्पेक्टस से देख लें, कॉलेज की इंतजामिया से पूछ लें, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर से पूछ लें, कॉलेज के प्रिंसिपल के रूम के बाहर जो तख्ती लगी होगी वहाँ से पढ़ लें। इसके अलावा कॉलेज प्रिंसिपल का सेल नंबर, जी हमारे पास मैसेजेस आते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0313889447, जिसमें कहा जाता है कि कॉलेज के प्रिंसिपल अपना सेल नंबर नहीं दे रहे। अगर कॉलेज के प्रिंसिपल अपना सेल नंबर नहीं दे रहे तो कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, कॉलेज के अंदर जो है वो क्लरिकल स्टाफ होगा, कॉलेज का के लोग जो ऑफिस में बैठे होते हैं उनका किसी का नंबर आप ज़रूर ले लें। अदरवाइज़ क्योंकि हमें कम्युनिकेट करना होता है, उनसे बात करनी होती है, उनको एडमिट कार्ड भिजवाने होते हैं, उनसे बहुत सारे काम होते हैं हमें, तो अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाएगा और आपको भी मसाइल होंगे। अब मैं फॉर्म के सेकंड पेज पे आ रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसमें 2 रेफरेंसेस लिए हुए हैं। इसमें 2 रेफरेंसेस हैं। एक कहा गया है कि अपने किसी नेबर का ले लें और दूसरा आप किसी अपने टीचर का रेफरेंस डाल दें। क्यों लेते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जो फ़ोन नंबर्स आप लिखते हैं मुझे नहीं पता कि वो किसके लिखते हैं या रैंडमली लिख देते हैं, क्योंकि जब भी हम कभी कॉल करते हैं तो पहला नंबर जो होता है वो डेफिनेटली कोई भी नहीं पिक करता और इवन वो बंद होता है। सेकंड नंबर पर जब हम ट्राई करते हैं वो भी अमूमन बंद होता है। इसके अलावा जब अगर नहीं कोई चीज़ से रब्ता हो रहा होता है तो हम रेफरेंसेस को कॉल करते हैं और रेफरेंसेस भी हमें शर्मिंदा कर देते हैं और वो कहते हैं कि हम इस स्टूडेंट को नहीं जानते।
तो बी केयरफुल, ऐसे रेफरेंस डालें जो आपको जानते हो, और अगर आपको नहीं जानते तो आपका फॉर्म अब बेकार है भेजना, क्योंकि हम अगर आपसे कांटेक्ट ही नहीं कर पाते, हमारे जो सबसे बड़ा बैरियर है डालडा स्कॉलरशिप में वो कम्युनिकेशन का है। और स्पेशली गर्ल्स जो है वो अपना नंबर नहीं लिखती, वो अपने किसी ऐसे रिश्तेदार चचा मामू का, कि अगर वो ओकाड़ा में रह रही हैं और तो अपने किसी ऐसे मामू का लिख देंगी जो कि कोयटा में रह रहे होंगे, और वो पहले उठाएंगे फ़ोन, और उसके बाद हम कई सवालात करेंगे, फिर उनको ख्याल आएगा कि हाँ मेरी भांजी एक भतीजी थी, बिल्कुल, फिर वो कहेंगे अच्छा मैं फिर रात को बताऊंगा, सुबह बताऊंगा, शाम को बताऊंगा। तो बहुत मसाइल होते हैं। नंबर्स, आई डोंट नो क्या मसाइल हैं कि आपके जो नंबर्स होते हैं वो अमूमन बंद होते हैं, या वो नंबर्स रात को कभी खुलते हैं 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो डेफिनेटली वो ऑफिस टाइम नहीं होता, हमारा आपसे रब्ता नहीं होता। इसके अलावा आपके घर में कुल कितने अफराद हैं ज़रूर लिखेंगे, आपके घर की टोटल इनकम तमाम रिसोर्सेज से कितनी है वो लिख देंगे आप पाकिस्तानी रुपीज़ में। माहाना आमदनी, सालाना आमदनी नहीं लिखेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे और भी सवालात हैं जिनके आप जवाब देंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये समझ लें कि अगर हमारा कोई भी ऑफिसर 100 फॉर्म्स जो है की स्क्रूटनी पर डे करता है, तो वो 90 फॉर्म्स रिजेक्ट कर रहा है। किस बेसिस पर रिजेक्ट कर रहा है? कि IBN नंबर नहीं लिखा। मतलब ये मजाक चल रहा है। आप लॉजिकली सोचा, आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, और स्कॉलरशिप क्या होगी, स्कॉलरशिप में क्या होगा? यकीनन अमाउंट होगा, फंड्स होंगे जिससे आप अपनी तालीमी अखराजात को उठाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो आप खुद सोचें कि अगर हम आपको पैसे ही नहीं भेज सकते हो, अच्छा, लोग इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा मजाक ले रहे हैं। टाइटल ऑफ अकाउंट में लिख देते हैं PLS। PLS का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट। नहीं, टाइटल ऑफ अकाउंट का मतलब कि किस साहब के अकाउंट में पैसे जाएंगे वो लिखना है। टाइटल ऑफ अकाउंट में करंट अकाउंट लिख देते हैं, टाइटल ऑफ अकाउंट को खाली छोड़ देते हैं। टाइटल ऑफ अकाउंट का मतलब बेनिफिशियरी कौन है, किसके अकाउंट में पैसे जाने वाले हैं वो लिखते हैं। इसके अलावा IBN नंबर 24 डिजिट्स का होता है। ये चेकबुक के नीचे 24 डिजिट्स का लिखा होता है। और अगर आपने चेकबुक 1970, 1960, 1950, 1980, 1990 में ली है और उसके बाद चेकबुक लेके बैठे हैं और आज तक एक चेक नहीं काटा, तो फिर उस पर नहीं होगी। तो रीसेंट चेकबुक्स होती हैं गुज़िश्ता 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल और 8 साल पुरानी, उन पर ज़रूर IBN नंबर लिखा होता है। 24 डिजिट्स का होता है। अगर आप ये नहीं डाला, आप टोटल जो है वो अपने साथ बुरा कर रहे हैं, क्योंकि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भेज रहे हैं, आप स्कॉलरशिप का भी टेस्ट होगा, मैं प्रोसेस पूरा बताऊंगा आपको, और फिर सारे सिलसिले के बाद आपको अल्टीमेटली स्कॉलरशिप ना मिले तो आपको कितनी शर्मिंदगी और कितनी ज़्यादा जहमत का सामना होगा, आप खुद सोच लें। सो बी केयरफुल। IBN नंबर ज़रूर लिखें, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर ज़रूर लिखें, और अगर आप नहीं लिखते तो आप समझ लें कि आप हमें फॉर्म ही ना भेजें, क्योंकि डेफिनेटली वो रिजेक्ट हो जाएगा। बैंक का की जो ब्रांच है उसका एड्रेस। एक और बात, जो बेनिफिशियरी होता है, जो आपके कज़न, चचा, मामू, रिश्तेदार, अब्बू, अम्मी, कोई भी भाई बहन वगैरह, तो आप उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी ज़रूर अटैच करें। आपको इमेजिन करें हम कितनी एप्लीकेशंस जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं जिसमें CNIC बेनिफिशियरी का नहीं लगा होता, और लगा भी होता है तो ब्लर होता है, हम नंबर ही नहीं पढ़ सकते उसके शनाख्ती कार्ड का। आप ऐसी फ़ोटो कॉपी देखें जिसपे शनाख्ती कार्ड का नंबर नज़र आ रहा हो। अगर शनाख्ती कार्ड का नंबर नहीं नजर आएगा तो डेफिनेटली हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। इसके अलावा सेल नंबर अकाउंट होल्डर का ज़रूर लिखें। अब मैं पेज नंबर 3 पे आ रहा हूँ। पेज नंबर 3 में एक तो जो है वो एफिडेविट भी है, जिसको आप सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे, पॉइंट्स 1 से 10 तक, और उस पर सिग्नेचर भी करेंगे और डेट भी डालेंगे। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है पेज नंबर 3, क्योंकि इसमें हमारा एड्रेस है, और हमारा एड्रेस लिखा हुआ है डालडा फाउंडेशन ट्रस्ट, C89D, फर्स्ट फ्लोर, 12th कमर्शियल स्ट्रीट, फेज 2, एक्सटेंशन DHA, कराची, पाकिस्तान। हमारा ईमेल एड्रेस भी उस पर होता है, info@dalda.foundation। देखिए, सबसे बड़ी बात कि जी मतलब एक अनसर्टेनिटी आप कैसे क्रिएट करते हैं। अनसर्टेनिटी ऐसे क्रिएट होती है कि आप उसके साथ फॉर्म के साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाते, आप जो है वो फॉर्म के उस प्रॉपर नहीं फिल करते, तो डेफिनेटली आप परेशान होंगे। लेकिन अगर आप कोई चीज़ प्रॉपर सारी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, सही एड्रेस पे भेजते हैं, उसको फिल करते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। एक दूसरी बात आपको, बल्कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लेकिन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वो रिपीट इस तरह से मैं कर सकता हूँ कि तो एप्लीकेशंस हम 15 जनवरी तक रिसीव करेंगे।
15 जनवरी तक हम बिल्कुल एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक कॉलेज खुल जाएंगे और जो एक्टिविटीज़ हैं कि डाल्डा स्कॉलरशिप का फॉर्म बास को मिला है भेजते, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इतने ज़्यादा नहीं होते। एक आपकी मैट्रिक की मार्कशीट होती है, इसके अलावा जो बेनिफिशियरी है जिसके अकाउंट में पैसे जाने उसके CNIC, लेकिन CNIC हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसीव हम लोग करते हैं जो कि ब्लर होते हैं, जो प्रॉपर फोटोकॉपी नहीं होती, प्रॉपर स्कैन नहीं होते, उस पर शनाख्ती कार्ड का नंबर नहीं पढ़ा जा रहा होता। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा ये है कि अपने पेरेंट्स यानी वालिद, वालदा, भाई बहन, किसी भी जो भी गार्जियन है उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ये 3 चीज़ें आपको लाजमी लगानी है और अपने टेस्ट सेंटर सिटी आपने टिक करना है। हम मिसाल के तौर पे एक इलाका है, उसका नाम है, शहर है, उसका नाम है मियाँ चन्नू। अब जो साहब मियाँ चन्नू में रह रहे हैं, जो स्टूडेंट मियाँ चन्नू के अंदर रह रहा है, वो ढूंढ रहा है कि मेरे शहर का नाम क्यों नहीं है, तो मियाँ चन्नू के करीब जो है वो साहिवाल भी है, मुल्तान भी है, आप उन दोनों में से कोई टिक कर लें। इसके अलावा जी एक है लकी मरवट, ढूंढ रहे हैं, कॉलें कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। डाल्डा के स्कॉलरशिप के पूरे स्टाफ को उन्होंने सवाल पूछ लिया कि लकी मरवत क्यों नहीं लिखा हुआ। अगर लकी मरवत नहीं है तो उसके करीब बन्नू है, बन्नू अगर आपको नहीं सिलेक्ट करे तो थोड़ा सा और करीब डेरा इस्माइल खान है, उस पर टिक लगा दें। तो अब अगर इस तरह से उन्हें लगा कि छोटे छोटे शहरों में भी हम स्कॉलरशिप का टेस्ट लें तो फिर उसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो आप उसके करीब का जो शहर हो वहाँ आप टेस्ट दे दें। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मीरपुर खास में टेस्ट नहीं हो रहा तो आप हैदराबाद में दे दें, सिंध की बात कर रहा हूँ। अगर औकाड़ा में टेस्ट नहीं हो रहा तो आप साहिवाल में दे दें। अगर आरिफ वाला में टेस्ट नहीं हो रहा तो आप उसके करीब साहिवाल भी है, मुल्तान भी है, कहीं भी टेस्ट दे दें। अगर भावलपुर में टेस्ट नहीं हो रहा तो आप उसके करीब रहीम यार खान है, डेरा गाजी खान है, मुल्तान है और दूसरे इलाके वहाँ टेस्ट दे दें। तो अब आप उस परेशानी के अंदर आप अपने आप को घुला देंगे, ख़त्म कर देंगे कि जी मेरे शहर का नाम क्यों नहीं लिखा हुआ। तो लिमिटेड जगहें हैं, 30-35 के करीब जो है वो हमने जगहें लिखी हुई हैं, उनमें आप टेस्ट दे सकते हैं। फॉर्म रिजेक्ट होने के इस वक्त जो रीजंस हैं, सुबह मैं अपने ऑफिस आया और आने के बाद मैंने लोगों से पता किया, तो फॉर्म रिजेक्ट करने की जो सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न है वो ये कि मतलब आप स्कॉलरशिप की मेहनत कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी पे मैं अभी थोड़ी मैं एक लंबी स्पीच करने वाला हूँ और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी बातें भी हैं। आप उसको फिल कर रहे हैं, अटैचमेंट कर रहे हैं, उसके बाद हमें जो है वो थ्रू पोस्टल सर्विसेज हमारे पास आ रहा है फॉर्म, लेकिन सोचें कि उसमें IBN नंबर नहीं होगा तो मतलब अल्टीमेटली आपने खुद ही दरवाजा बंद कर दिया कि पैसे नहीं ट्रांसफर हो सकते। आप स्कॉलरशिप में टॉप कर लें, आपका रैंक नंबर 1 हो जाए, लेकिन आप फंड कैसे ट्रांसफर होंगे, तो इसको ख्याल रखें। अच्छा, बाज मतलब इस तरह की तबीयत के लोग होते हैं कि वहां IBN नंबर कि अगर मैं सिलेक्ट हुआ तो फिर दूंगा, तो आप सिलेक्ट तो हो गए ही नहीं, आप उस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बनोगे भाई, आपका तो फॉर्म पहले ही फाड़ के फेंक देंगे हम लोग, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब छोटी सी बात कि हिस्ट्री क्या है, डाल्डा स्कॉलरशिप है क्या, इसको समझा देता हूँ। डाल्डा स्कॉलरशिप मालदार लोगों के लिए, जिनके पास बहुत मसाइल हैं, ये उन लोगों के लिए स्कॉलरशिप है। तो शौक के अंदर के जी मैं देखना चाहता हूँ डाल्डा स्कॉलरशिप में मेरा नाम आता है या नहीं आता, भाई शौक का सिलसिला नहीं है। अगर आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं लेकिन आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा पसमानदा हैं, बिल्कुल आपके हालात ख़राब हैं, जेब में 10 रुपये नहीं है, तो बराए मेहरबानी अप्लाई करें, वरना छोड़ दें। ये फॉर्म आप सवाब कमा सकते हैं। स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपने डाउनलोड किया लेकिन आपने रियलाइज़ कर लिया कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं तो खाता पीता हूँ, सुबह मैंने बड़ा अच्छा ब्रेकफास्ट भी किया हुआ है और अभी लंच भी करने जा रहा हूँ थोड़ी देर में, तो बराहे मेहरबानी ये आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए, हम आउटरीच पे कश्मीर जाते हैं, हम स्कर्दू जाते हैं, गिलगित जाते हैं, हम आज़ाद कश्मीर और रावलाकोट में हमारा टेस्ट होता है, मुजफ्फराबाद में हमारा टेस्ट होता है, हम ऐसी जगहों पे बलूचिस्तान जाते हैं, तुर्बत जाते हैं, कोयटा जाते हैं, वहाँ से हम ऐसे बच्चों को सिलेक्ट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नीडी हों, बहुत ज़्यादा गरीब हों और बहुत अच्छे उनके ग्रेड्स हों, उनकी तालीमी काबिलियत बहुत अच्छे लेवल की हो, तो हम उनको लेते हैं। ये आम स्कॉलरशिप नहीं है, इसको समझा कि जी फॉर्म आया है मेरे कॉलेज में, मैं इसको फिल करता हूँ, मैं टेस्ट में बैठूंगा, स्कॉलरशिप मिल जाएगी। भाई इसके स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या है, आप एप्लीकेशन प्रोसेस होगी। पहली तो बात है कि एप्लीकेशन प्रोसेस होती ही नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसेस में उसमें देखेंगे कि आपकी फैमिली की इनकम क्या है, वालिद साहब क्या है,
बैकग्राउंड पे कॉल करके चेक कर लेते हैं, उसी वक्त रिजेक्ट कर देते हैं। अगर वहां से किसी तरह से आप निकल गए, आगे बढ़ गए, आप आगे चले गए, तो उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद आप ये समझ लें कि नेक्स्ट स्टेप स्कॉलरशिप का टेस्ट होता है। स्कॉलरशिप का जो टेस्ट होगा उस टेस्ट के अंदर 99% आप फेल हो जाएंगे। उसकी वजह बहुत हार्ड टेस्ट होता है। और इस तरह की जो कॉलेज मेरे पास आ रही है कि जी स्मार्ट सिलेबस से टेस्ट होगा। जो स्मार्ट सिलेबस क्या मतलब? स्मार्ट सिलेबस स्मार्ट लोगों ने बनाया है, ठीक है ना। तो स्मार्ट सिलेबस जिसने भी नाम रखा है वो गलत रखा है। उसको कहना चाहिए कि 2 टके का सिलेबस, बहुत ही मुख्तसर सिलेबस, इस तरह के नाम होने चाहिए। स्मार्ट पता नहीं किसने दे दिया नाम। तो पूरे के पूरे 9th और 10th की बुक से पेपर लिया जाएगा। पेपर के बाद जो गिला होता है वो क्या होता है कि जी आउट ऑफ सिलेबस था, मुश्किल टेस्ट था। तो मुश्किल ही तो बनाया है, इसलिए बनाया है कि आप चेक हो जाएं। अगर आपके अंदर एबिलिटी है, आप पढ़ने लिखने वाले हैं, आप बहुत कुछ अच्छा पढ़ते हैं, आपने पूरी किताब चाटी हुई है, आप स्मार्ट सिलेबस पे बिलीव ही नहीं करते, तो जरूर आए, अदरवाइज छोड़ दें। ये मुश्किल टेस्ट होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल टेस्ट होता है। 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। और उसके बाद जो है वो मैंने अमूमन देखा है, मैं टेस्ट लेता हूं। मैं 2010 से लेके और आज तक मैं टेस्ट खुद लेता हूं। जब मैं टेस्ट लेने जाता हूं तो वहां उसके बाद क्या होता है कि अच्छा टाइम गुजर गया, कोई बात नहीं, फिर वो तुक्कों का इस्तेमाल और चलो ए लिख देता हूं, बी लिख देता हूं और इस तरह के सिलसिले। तो वो कुछ नहीं होने वाले। अगर आप में दम है तो जरूर आए, अदरवाइज मत आए, सीधी बात है। अच्छा, दूसरा ये कि मैंने इसका जो पस मंजर है वो आपको बता दिया कि बहुत ही ज्यादा गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप है, बहुत ज्यादा नीडी लोगों की स्कॉलरशिप है, बहुत ज्यादा ऐसे लोग जो कि बहुत पढ़ाई में बहुत आगे हैं लेकिन अब उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। हम उनका हाथ पकड़ते हैं, हम आम लोगों का हाथ नहीं पकड़ते कि जी मैं मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। छोड़ दें, आप बिल्कुल कर सकते हैं, किसी ना किसी तरह चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। नहीं तो आप माशाल्लाह बड़े हो गए, फर्स्ट ईयर में आ गए, सेकेंड ईयर में आ गए, आप बराए मेहरबानी ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दें छोटे बच्चों को, वहां से इनकम जनरेट हो गई, कोई और काम करना शुरू कर दें। ये एक मैंने बहुत अच्छी बात आपको बता दी है। वो मैं अब सारी चीज़ों को समराइज करने जा रहा हूँ। डाल्डा स्कॉलरशिप 2010-11 से हमने स्टार्ट की थी और अब 2021-22 सेशन की तरफ हम जा रहे हैं। एप्लीकेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, नंबर 1। एप्लीकेशन के लिए आप एलिजिबल भी हो, 15 जनवरी से आपसे एप्लीकेशन रिसीव करेंगे। बहुत सारे सूबे ऐसे हैं जहाँ 3 जनवरी के बाद कॉलेजेस खुल जाएंगे, तो अपने कॉलेज जाएं, वहाँ हमने फॉर्म भेज दिया ऑलरेडी, वहाँ से अपने फॉर्म जो है वो कलेक्ट करें, उसको फिल करें और फिल करने के बाद हमारे एड्रेस पे भेज दें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद। बी केयरफुल, 100 फॉर्म में से 90 फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि लोग जो बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है जिस पर IBA नंबर है 24 डिजिट्स का वो नहीं लिखते, तो उसको ज़रूर लिखें। और अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे हैं तो हमारा नंबर है 0313889447। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुला होता है, इस पे आप तफसीलात जान सकते हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, आप कोई NGO हैं, कोई किसी किस्म की कोई राब्ता रखना चाहते हैं, तो इसी नंबर पे 0313889447 पे आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे डेफिनेटली कांटेक्ट कर लेगी। अपनी इस छोटी सी प्रेजेंटेशन में या छोटी सी मालूमात मैंने आपके सामने रखी, कुछ आपसे जो है वो ऐसी इंपॉर्टेंट बातें की जिससे मे बी पॉसिबल कि आपका जो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता तो अब इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।